पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है। काजुमा जोजो की फाइल पढ़ रहा होता है। उसे पता लगता है कि जोजो टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशन में था। जोजो इस इंडस्ट्री का नंबर 1 हिटमैन था। लेकिन जोजो बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी मिशन सफलता 100% थी। वो किसी लड़की, किसी बच्चे को या कोई आम इंसान को टारगेट करने वाले काम वो लेता ही नहीं था। उस फाइल में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, जैसे उसकी फेवरेट गन और काफ़ी चीज़ें। उसका निशाना और उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और उसकी नाइफ से फाइट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसके दोनों हाथ एकदम सेम थे। अगर वो लेफ्ट हैंड से भी फायर करे तो उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा थी कि एक स्नाइपर जितनी थी। उसे डेविल से लेफ्ट हैंड का नाम मिला है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और जोजो ने वापस से अपनी इस फाइट में कमबैक कर लिया था। सिराइश्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उसके सारे दोस्त ठीक है कि नहीं। फाइट की तरफ हम देखते हैं कि काजुमा यहाँ से वह अपनी जान बचाने के लिए बच रहा होता है। उसे भी समझ आ चुका है कि जोजो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बंदा है। सीधी गन की फाइट में वो खुद को काफ़ी ज़्यादा नुकसान में पाता है। जोजो इसी बीच ही अपनी मैगजीन वापस ले लेता है और मन ही मन सोचता है कि कोटासू ने उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। जोजो के पास एक सिक्योरिटी गार्ड आके उसे कहता है कि ये जगह बंद हो चुकी है। उस सिक्योरिटी गार्ड को अजीब धमाकों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो जोजो को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। जोजो एकदम परेशान हो जाता है। उसे लग रहा था कि काजुमा उसे फंसाने से पहले इस जगह को उसने खाली कराया होगा। जोजो काजुमा के ऊपर चिल्ला के कहता है कि तुमने एक आम इंसान को इस फाइट के अंदर क्यों ढकेल दिया। काजुमा कहता है कि ये मेरे प्लानिंग के खिलाफ नहीं है। कोटासू ये देख के हैरान हो जाता है। अगर जोजो ने कोई भी हमला डॉज करा तो वो सिक्योरिटी गार्ड को भी लग सकता है। काजुमा काफ़ी ज़्यादा गोलियां चलाता है, पर जोजो सारी गोलियों को रोक देता है। एक गोलियों से दूसरी गोलियों को ख़त्म कर देना हवा में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल चीज़ थी। वो सोचने लगता है कि जोजो ने ऐसा कैसे करा। फिर उसे याद आता है कि दुनिया में बस एक ही इंसान है जो ऐसे कांड कर सकता है। जिस बंदे के बारे में वो सोच रहा था वो एक खतरनाक हिटमैन है। उसे सारी बातें समझ आने लग जाती है। नोरिन फार्मास्यूटिकल्स, जोजो ओगामी का नाम और बाकी सारे क्लू को जोड़ने लग जाता है। काजुमा को पहले से ही शक हो रहा था कि किसी नॉर्मल मिडिल स्कूलर का नाम लेजेंडरी हिटमैन जैसे कैसे हो सकता है। उसने एज डिफरेंस को देख के समझ लिया था कि ये कोई और इंसान होगा। उसे यकीन हो जाता है कि ये जोजो ओगामी है और ये देख के कोटासू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोजो को याद दिलाता है कि स्कूल में एंट्री करने से पहले उसने नाम चेंज करने का कहा था। जोजो भी कहता है कि ये काम जल्दी और आसान होने वाला था। उसे चुपके से मिडिल स्कूल में घुस के थोड़ी बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। जोजो काजुमा से कहता है कि वो लेजेंडरी हिटमैन नहीं है। वो एक फेक कहानी बना देता है कि वो जोजो ओगामी का सीक्रेट बेटा है। वो एक कहानी बताता है कि उसका पिता एक जवान औरत के साथ उसकी माँ और उसको छोड़ के चले गया था। जोजो कहता है कि उसने जानबूझ के अपने पिता का नाम अपनाया क्योंकि उसके रास्ते पे चल के उसे ढूंढ सके। वो जानना चाहता था। वो अपने पिता से बदला लेने की कसम खाई थी। उसने बस हर दिन यही सोचा था कि वो अपने पिता से पूछ सके कि उन्होंने उन्हें छोड़ क्यों दिया। मज़े की बात तो यह है कि काजुमा उसकी ये बात को यकीन कर लेता है। बस इतना ही नहीं, जोजो के लिए काजुमा को बुरा भी लगता है। जोजो की अपने पिता की जान लेने की इच्छा को भी वो समझ सकता है। काजुमा फिर खुल के बात करने लगता है। काजुमा बताता है कि उसने और उसके भाई ने काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टियों को फेस करा है। कुछ टाइम पहले तक वो एकदम नॉर्मल बच्चे थे। काजुमा को जादू के करतब काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और एजी को खेल कूद का शौक था। फिर एक ऐसी घटना हुई कि सब कुछ बदल गया। वो खुद को इमोशनल होता हुआ देख के अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो कहता है कि उसका छोटा भाई एजी उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती इंसान है। वो चाहता है कि नोरेन भी उसकी वो खुशी का हिस्सा बने। वो ऐसा कहता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई ऐसा राज हो जो उसके भाई को पहले की तरह ठीक कर दे। पर काजुमा समझ जाता है कि ये लड़ाई को जीतने के लिए दोनों के पास अपने अपने रीज़न है, पर वो नहीं हार सकता। जोजो एकदम ही हैरान हो जाता है जब काजुमा अपनी जेब से लाइटर निकालता है। काजुमा उसे याद दिलाता है कि उसकी पावर हिप्नोसिस है। उसका असली हथियार ये लाइटर है। तभी जोजो के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड हमला कर देता है। जोजो को तभी समझ आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो गार्ड वहाँ पे सही समय पे पहुँचा था क्योंकि वो पहले से ही काजुमा के हिप्नोसिस में आ चुका था। जोजो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो गार्ड को बेहोश कर देता है। किसी आम इंसान को कंट्रोल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। काजुमा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ये पावर हिप्नोसिस की अभी यूज़ करी है। काजुमा रिवील करता है कि उसे बहुत पहले से ही पता था कि जोजो यहाँ तक पहुँच जाएगा।
वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ लोगों की फ़ोटोज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। काजुमा कहता है कि उसने सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी। जो ये सुनते ही घबरा जाता है और बाहर सारे लोग हिप्नोसिस के कंट्रोल में आ चुके थे और स्टेडियम के अंदर भाग रहे थे। जो टेंडो को कॉल लगा के कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ हिप्नोसिस के कंट्रोल में आ चुकी है। जो एकदम से हैरान हो जाता है। टेंडो इस चीज़ को कोई बड़ी समस्या नहीं मानता। टेंडो इस बात को जो की सोच से ज़्यादा नॉर्मली लेता है। फिर टेंडो अपनी सोच बताता है कि फटने वाली गोल्फ बॉल को देखने के बाद उसे समझ आ चुका है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसे पता है कि उसकी जान खतरे में है, पर वो भागने से साफ मना कर देता है। जो को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। टेंडो जो को याद दिलाता है कि खिलाड़ियों को तुम कम मत समझो। कोई भी स्पोर्ट्स में अपनी खिलाड़ी अपनी पूरी जान दांव पे लगा के खेलते हैं। जहाँ तक उसकी बात है, वो ट्रिपल थ्रेट स्पोर्ट्समैन बनने का गोल रखता है। अगर वो ये सारी चीज़ों से पीछे हट गया तो उसने जो मेहनत करी है उसका क्या फ़ायदा। वो जोजो से कहता है कि वो अपनी तरफ का मामला संभाले और फ़ोन कट कर देता है। टेंडो सोचता है कि ये बहुत बड़ा जोखिम है, पर यह उसके लिए एक मौका भी है। वो एक ऐसा ट्रिपल थ्रेट स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है जो इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी कर सके। वो सोचता है कि अगर वो ये जानलेवा परिस्थिति से बच गया तो फ्यूचर में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, वो कह सकेगा कि इसके सामने ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। टेंडो एजी के ऊपर फुटबॉल मार के कहता है कि थोड़ा खेल कूद हो जाए। दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। टेंडो एकदम से हैरान हो जाता है जब एजी रुक जाता है। नोरेन को उठा के वो एक सेफ जगह पे रख देता है। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। टेंडो की फुटबॉल और एजी की गोल्फ बॉल आपस में टकराती ही एक ब्लास्ट होता है। टेंडो एकदम से हैरान हो जाता है जब एजी फटने वाली गोल्फ बॉल का इस्तेमाल कर रहा था। वो सोचता है कि ये लड़का एकदम से पागल हो चुका है। तभी उसके पीछे गोल्फ बॉल आके फट जाती है। टेंडो को समझ ही नहीं आता कि बॉल उसके पीछे कैसे पहुंची। फिर उसे समझ आता है कि गोल्फ के अंदर इस तरह की चाल को बैक स्पिन कहा जाता है। बैक स्पिन का मतलब आगे जाने वाली बॉल अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। एजी पे नज़र डालने के बाद पता लगता है कि उसने अपना गोल्फ क्लब बदल दिया था। टेंडो हैरान हो जाता है कि एजी के पास पूरा गोल्फ क्लब सेट था। दोनों की फाइट कंटिन्यू रहती है और चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। टेंडो को ये लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। वो भी दिखाता है कि उसके पास कुछ खास चालें हैं। वो एक हमला सफलतापूर्वक कर देता है और ये फाइट में एजी को भी मज़ा आ रहा होता है। इसी बीच दूसरी तरफ जो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। उसके पीछे हिप्नोसिस हुए आम नागरिक पड़े हैं। वो किसी को भी बिना हर्ट करे वहाँ से भागने के लिए मजबूर है। जो टेंडो के लिए चिंतित है, पर उसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ होने की वजह से वो उसकी मदद करने के लिए नहीं जा सकता। फिर वो कुछ देर बाद बाहर पहुंचता है। बाहर फायर ब्रिगेड वाले और एम्बुलेंस वाले होते हैं और वो देख के जो डर जाता है कि वो भी हिप्नोसिस के कंट्रोल में होते हैं और वो भी जो के ऊपर हमला करते हैं। जो अपना दिमाग लगा के उनकी पानी की डायरेक्शन को बदल देता है। उसमें से एक का उपयोग करता है भीड़ को पीछे ढकलने के लिए। मनी मन वो सारे निर्दोष लोगों से माफ़ी मांग रहा होता है। मुकाबला ख़त्म हो जाता है और कोटासू कहता है कि बॉस आपने अच्छा काम करा। जो के पीछे कोई आ जाता है और वो सिराश्री होती है। वो पूछती है कि जो बंदूक लेके क्या कर रहा है। जो घबरा जाता है और वो कहता है ये तो एक फेक गन है। सारेश्री बोलती है कि वो उसकी चिंता हो रही थी बोल के यहाँ पे आई है। और वो कहती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो उस चीज़ को देखने के बाद घबरा जाता है। वो काजुमा का लाइटर था और काजुमा की जो को आवाज़ आती है। काजुमा कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, जैसे ही लाइटर बंद होगा तुम किसी पे भी हमला नहीं कर पाओगे। गिनती ख़त्म हो जाती है और जो भी हिप्नोसिस के कंट्रोल में आ जाता है। काजुमा बताता है कि भेस बदलना भी उसकी खासियत है। कोटासू ये देख के एकदम से हैरान हो जाता है। कोटासू को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इतनी आसानी से जाल में कैसे फंस गया। फिर उसे समझ आता है कि यहाँ पे मामला पूरा उल्टा है। ये इसलिए हुआ कि जो ने हमेशा से अपने स्वभाव के हिसाब से ही बिहेव किया। अगर सिर्फ उसे गुंडों से लड़ना पड़ता तो वो कभी नहीं हारता। वो आम इंसानों के ऊपर हाथ नहीं उठाता और ये उसकी दयालुता काजुमा के लिए फ़ायदा बन गई। जो गोली चलाने की कोशिश करता है पर नहीं चला पा रहा होता क्योंकि हिप्नोसिस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। वो 2-3 गोलियां हवा में चला देता है और वो समझ जाता है कि जिधर काजुमा और उसका भाई नहीं है वहाँ पे वो गोलियां चला सकता है। काजुमा कहता है कि मत करो, ये किसी निर्दोष इंसान को भी गोली लग सकती है। जो कहता है कि टाइम आ चुका है कि दिखाने का कि तुम्हारे और मेरे करियर में कितना बड़ा डिफरेंस है।
जोजो एक ध्यान भटकाने वाली चाल चलता है। काजुमा की नज़रों से गायब होकर किधर छुप जाता है। काजुमा समझ जाता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, खास करके जोजो की वो गोलीबारी की तकनीक के कारण। काजुमा कहता है कि उसे एक जाल बिछाना होगा। काजुमा एक इंसान को बंधक बना लेता है। वो जोजो से कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 सेकंड है। हमारे जोजो भाई सिद्धांतवादी इंसान है, तो उनका सिद्धांत ये है कि वो किसी भी आम इंसान को कुछ नहीं होने देंगे। दिखने में ये बंदा किसी खतरनाक गुंडे की तरह दिख रहा था। जोजो खुद से ही बाहर आ जाता है और काजुमा जोजो को गन फेंकने के लिए कहता है। अगर जोजो ने बात नहीं मानी तो वो बंदक को नुकसान पहुंचा देगा, और फिर जोजो गन साइड में फेंक देता है। काजुमा जोजो की गन उठा लेता है और पूछता है कि आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो। जोजो कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा ये है कि काजुमा अपना वेश उतार दे। जब काजुमा अपना वेश उतार देता है तो जोजो कहता है कि मैं अपने दोस्त को मुक्का नहीं मारना चाहता था। काजुमा समझ नहीं पा रहा होता इसका मतलब क्या, और जोजो कहता है कि तैयार हो जाओ, और एक गोली आती है। काजुमा सोचने लगता है कि कोई आसपास स्नाइपर तो नहीं है। ये वही गोलियां हैं जो जोजो ने थोड़ी देर पहले हवा में फायर करी थी। कोटासू भी हैरान हो जाता है और कोटासू कहता है कि ये चीज़ इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जोजो फिर बताता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये टेक्निक हंसी मजाक में सीख ली थी। नॉर्मल गोलीबारी की तुलना में ये सिर्फ 70% ही एक्यूरेट होती है। ये सुन के कोटासू एकदम हैरान हो जाता है, 70% भी इम्पॉसिबल होता है। उसका निशाना स्ट्रेचर था। उसने टोटल 3 गोलियां चलाई, एक ना एक तो निशाने पे लगेगी ही लगेगी। फिर वो रिवील करता है कि स्ट्रेचर के नीचे एक डेटोरेटर लगा हुआ था। जब वो वहाँ छुपा हुआ था तो उसने एक बॉम्ब भी सेट कर दिया था। कोटासू पूछता है कि अब क्या होने वाला है। वो कहता है कि बस तुम देखते रहो। जो काजुमा को याद दिलाता है कि वो उसकी पिटाई करेगा। जो कहता है कि आओ थोड़ी सी मेरे से मार खा लो। गोलियों से डेटोनेटर एक्टिवेट हो जाता है और सीधे ब्लास्ट होता है एक। जो की तरफ काजुमा उड़ के आता है और सीधा घूसा पड़ता है काजुमा को। काजुमा हार जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जोजो ने इतना सब कुछ प्लानिंग कर रखा था। जोजो बताता है कि उसका लक्ष्य पहले से ही स्ट्रेचर था। लड़ाई के दौरान परिस्थितियों के हिसाब से उसने अपना प्लान बनाया। वो ऐसे इंसान से हार गया जो लड़ाई के दौरान ही प्लानिंग बना रहा था। काजुमा समझ जाता है कि जोजो अलग लेवल का बंदा है। उसकी अनुभव की गहराई ही उसे और ख़तरनाक बनाती है। काजुमा अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बताता है कि उसके पास एक आखिरी प्लान अभी भी है। वो रिवील करता है कि नोरेन पहले ही हिप्नोसिस के कंट्रोल में आ चुकी है। जिसको वो होश में आते ही सबसे पहले देखेगी वो उससे प्यार कर बैठेगी। ये सब सुन के एकदम जोजो हैरान हो जाता है और परेशान होकर नोरेन के पास भागने लगता है। काजुमा कहता है पीछे से कि तुम ये सब नहीं बदल पाओगे, नोरिन की किस्मत यही रहने वाली है। टेंडो के पास एकदम बॉम्ब वॉम्ब सब फट रहे होते हैं, बच के भाग रहा होता है। जो कहता है कि नोरेन तुम प्लीज़ जागना मत।